उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी शुक्रवार को हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कुल 725 कोरोना मरीज हुए हैं। वहीं 508 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी है। शुक्रवार को अल्मोड़ा में 20, बागेश्वर में 18, चमोली में 57, चंपावत में 0, देहरादून में 256, हरिद्वार में 43, नैनीताल में 115, पौड़ी में 79, पिथौरागढ़ में 55, रुद्रप्रयाग में 18, टिहरी में 13, उधम सिंह नगर 30 और उत्तरकाशी में 21 मरीज मिले हैं। वहीं 8 संक्रमितों की मौत हुई है। इसी के साथ अभी तक कुल 1341 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में 72,987 लोगों ने कोरोना वायरस को हराया है और कुल 81,211 केस सामने आए हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए नैनीताल में सैलानियों की बुकिंग शुरू हो गई है। प्रशासन व्यवस्था को बनाने में जोर दे रहा है ताकि कोरोना वायरस से भी सैलानियों को बचाया जा सके। पार्किंग व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों की एक अहम बैठक जिला कार्यालय सभागार में ली। जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि क्रिसमस व नववर्ष पर यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित पार्किंग फ्लैट्स, मेट्रोपॉल पार्किंग स्थित फुल होने के बाद वाहनों को रूसी बाईपास, नारायण नगर व पाइंस पार्किंग स्थलों में पार्क किए जाएंगे। सभी पार्किंग स्थलों में वाहन पार्किंग के उपरांत शहर तक लाने हेतु उचित शटल टैक्सी मैक्सी व्यवस्था कराने के निर्देश आरटीओ को दिए गए हैं। इसे हेतु स्थानीय टैक्सी यूनियनों से वार्ता करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पर्यटकों की 24 घंटे कोविड टेस्टिंग थर्मल स्कैनिंग हेतु पार्किंग स्थलों एवं मुख्य मार्ग में कोविड चेकिंग बूथ बनाए जाएंगे। इस हेतु उन्होंने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को टेस्टिंग टीमों का गठन कर रोस्टर बनाकर शिफ्टवार लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान एम्बुलेंस व्यवस्था सुचारू रहेगी तथा चिकित्सालय में पर्याप्त दवाएं के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा सुचारू रहेगी। बाहर से आने वाले सैलानियों की सुरक्षा के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोविड बीमा पॉलिसी लानी अति आवश्यक है, जिससे देश विदेश के पर्यटक पुनः भारत का रुख कर सकें। कोविड महामारी के चलते देश एवं विदेश से यहां आने वाले पर्यटकों में भय का वातावरण है, इसलिए उन्हें भारत लाने के लिए सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हरिद्वार में कुंभ आयोजित होना है, जिससे यहां अधिकाधिक श्रद्धालुओं तथा अध्यात्म से जुड़े जनमानस के आने की प्रबल संभावना है, इसलिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर और अन्य देशों में भी इस तरह की बीमा पॉलिसी को अमल में लाए जाने के प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2019 में 10.9 बिलियन विदेशी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया, जबकि कोरोना महामारी के कारण देश में पर्यटन गतिविधियां खासी प्रभावित हुई हैं। इसलिए पर्यटन को पुनः पटरी पर लाने के लिए कोविड बीमा पॉलिसी लागू किया जाना वर्तमान में आवश्यक प्रतीत हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून को विकसित किया जाएगा। राजधानी ने इस सपने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल संचालन शुरू हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर बसों के ट्रायल को शुरू किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के लोगों को बसों के संचालन के शुरू होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह एक शानदार शुरुआत है। पर्यावरण की दृष्टि से यह उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देहरादून में इस वित्तीय वर्ष में 30 बसों के संचालन का प्रयास किया जाएगा। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार तक इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाए। भारत सरकार का भी प्रयास है कि वर्ष 2030 तक पूरे देश को इलेक्ट्रिक बसों की ओर लाया जाए। सितारगंज में प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की कवायद अब सकारात्मक रूप ले चुकी है। सितारगंज में स्थित सिडकुल में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के साथ ही तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सिडकुल ने पार्क को विकसित करने की औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। पार्क विकसित हो जाने के साथ प्लास्टिक का सामान बनाने वाले उद्योगों का स्थापन होगा। बता दें कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने देश भर में लगभग 10 प्लास्टिक पार्क बनाने की बात कही थी। इस प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क को सिडकुल में लाने के लिए सरकार और यहाँ के अधिकारियों की भी खासा कोशिशें शामिल रहीं। जानकारी के अनुसार पार्क की रूपरेखा भी तैयार है और डीपीआर को भी मंत्रालय ने मंजूर कर दिया है। इसके लिए 40 एकड़ जमीन को चिन्हित भी किया जा चुका है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया शुक्रवार की शाम हल्द्वानी पहुंचे। यहां जेल रोड तिराहे पर कार से ही उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने केवल इतना ही कहा कि वह नीम करौली बाबा के दर्शन करने आए हैं और उत्तराखंड व देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे। इस दौरान आप कार्यकर्ता भारत मां की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, ओ मेरे भैया ले झाड़ू के नारे लगा रहे थे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम भीमताल स्थित कलेर होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार सुबह वे नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए रवाना होंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे वह काठगोदाम में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। 3:30 बजे वह नैनीताल रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में पत्रकारों से बात करेंगे।
नगर निगम के सीमा क्षेत्रों में भवन की लोकेशन का पता अब एक क्लिक पर लग सकेगा। साथ ही ये जानना भी आसान हो जाएगा कि कहां अवैध निर्माण हुआ है या कहां नियमों का उल्लंघन हुआ है। हाउस टैक्स ना देने वालों की भी खैर नहीं होगी। इसके लिए नगर निगम अब शहर में भवनों की जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग GIS मैपिंग कराने जा रहा है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद, शिमला समेत सभी मेट्रोपॉलिटन शहरों में ये व्यवस्था पहले से चल रही है। उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसकी शुरुआत देहरादून से की जाएगी। GIS मैपिंग से हर भवन के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। भवन का स्वरूप कैसा है, कितना निर्माण हुआ और कितना खाली है, यह सब पता लगेगा। इस प्रणाली की खासियत यह होगी कि इससे सरकारी भूमि पर होने वाले कब्जों का पता भी लग सकेगा। अवैध निर्माण कराने वाले भवन स्वामियों को भी चिन्हित किया जा सकेगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे के मुताबिक एक कंपनी को बुलाया गया है जो प्रेजेंटेशन देगी। नगर निगम के IT अनुभाग को प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट सफल रहा तो पूरे प्रदेश में इसे लागू किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद इन सेवाओं की मोबाइल ऐप भी तैयार की जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया कि इस प्रणाली में प्रथम चरण में प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन, भवनों की लोकेशन, ऑनलाइन शिकायत करवाने के लिए लिंक उपलब्ध कराना, विभागीय रिपोर्टिंग सिस्टम और डेटा को ऑनलाइन अपडेट रखना भी शामिल होगा। शहर में तमाम महत्वपूर्ण भवनों व कार्यालयों की जानकारी सेवा के जरिए मिल सकेगी। महिलाओं को वाहनों में सुरक्षा देने के लिए केंद्र के निर्देश पर प्रदेश में भी कवायद शुरू हुई है। वाहनों में पैनिक बटन व GPS लगने का निर्णय लिया गया है। कहा गया है कि पैनिक बटन आपात स्थिति में काम आएगा। इसे कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। यदि कोई यात्री आपात स्थिति में पैनिक बटन दबाता है तो सीधे कंट्रोल रूम और पुलिस के नंबरों पर अलार्म बज जाएगा। GPS से वाहन की लोकेशन ट्रेस की जाएगी और पुलिस तुरंत वाहन तक पहुंचेगी। यात्रियों से अभद्रता होने पर तत्काल कार्रवाई होगी। इस बटन को कनेक्ट करने का काम पहले NIC को सौंपा गया। NIC ने GPS का सॉफ्टवेयर तैयार किया, लेकिन पैनिक बटन पर बहुत अधिक काम नहीं हुआ। दावा किया गया कि इस वर्ष शुरुआत में पैनिक बटन को कंट्रोल रूप से जोड़ दिया जाएगा। ऐसा हो नहीं पाया। अभी केवल GPS से वाहनों पर नजर रखी जा रही है। भारतीय रेलवे की सबसे चुनौतीपूर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को भी कोरोना काल में बड़ा झटका लगा था, मगर अब परियोजना के काम में तेजी आने लगी है। रेल विकास निगम की माने तो वर्तमान में परियोजना पर कार्यरत 80% से अधिक श्रमिक व कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के साथ ही प्रदेश में लागू हुए लॉकडाउन के कारण 16,216 करोड़ की लागत वाली 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम भी ठप हो गया था। परियोजना में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक अपने प्रदेशों को लौट गए थे। हालांकि कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के बाद 20 अप्रैल से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण के लिए शासन स्तर पर मंजूरी दे दी गई थी, मगर कोरोना काल में यहां से जा चुके श्रमिक वापस नहीं लौट पाए। देश भर में यातायात खुलने के बाद और आवागमन की प्रक्रिया में भी ढील देने के बाद परियोजना से जुड़े श्रमिक अब वापस लौटने लगे हैं। रेल विकास निगम के परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश मालगुडी ने बताया कि अब तक लगभग 80% श्रमिक काम पर लौट चुके हैं और परियोजना के काम में तेजी आई है। हालांकि कुछ श्रमिक कोरोना संक्रमित पाए गए थे, इससे काम की गति थोड़ा स्लो हुई थी। अगर आपने अपने पालतू कुत्ते का नगर निगम में पंजीकरण नहीं कराया है तो जल्द करा लें। जनवरी से नगर निगम ऐसे मकान मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने जा रहा है जिन्होंने पालतू कुत्ते का निगम में पंजीकरण नहीं कराया है। इसमें 500 रुपए जुर्माने से लेकर मुकदमे तक की कार्रवाई का प्राविधान है। नगर निगम ने 2014 में पालतू कुत्तों का पंजीकरण शुरू किया था, जिसमें अभी तक महज 65 कुत्तों का ही पंजीकरण हुआ था। बीते एक महीने में निगम के पशु चिकित्सा अनुभाग ने शहर में सर्वे किया और मौजूदा समय में आंकड़ा 980 पहुंच गया है। शहर में एक अनुमान के अनुसार पालतू कुत्तों की संख्या 50,000 के आसपास है। इनके मालिक से 200 रुपए सालाना शुल्क लिया जाता है। अब निगम ने पंजीकरण न कराने वालों पर जुर्माना निर्धारित कर दिया है। इस प्राविधान के तहत पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपए, दूसरी बार 5,000 रुपए, जबकि तीसरी बार मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।